सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज अमित पाटिल और आप देख रहे हैं अमित पाटिल JW। आज हमारा पहला लेक्चर होगा रोटेशनल डायनेमिक्स पे, स्टैंडर्ड 12th HSC बोर्ड फिजिक्स। ओके, चैप्टर 1 रोटेशनल डायनेमिक्स का आज पहला क्लास होगा। आज की क्लास में हम लोग कौन से टॉपिक्स कवर करने वाले हैं? वी विल बी कवरिंग सर्कुलर मोशन और उसके काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, मतलब एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, फिर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर एक्सेलरेशन, ये सब के बारे में हम इक्वेशंस बनाएंगे। फिर रिलेशन निकालेंगे बिटवीन लीनियर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, पीरियड और फ्रीक्वेंसी के बारे में डिस्कशन होगा, और सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में भी डिस्कशन होगा। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेस क्लास। अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और शेयर करो। लेट्स स्टार्ट। सो पहला टॉपिक जो आज हम शुरू करने वाले हैं, सबसे पहले हम सर्कुलर मोशन को समझते हैं। रोटेशनल डायनेमिक्स स्टार्ट्स विद सर्कुलर मोशन। ओके, सो सर्कुलर मोशन को समझना यहाँ पे काफी जरूरी है। ओके, तो सर्कुलर मोशन के लिए आप एक रफ डायग्राम बनाना शुरू कर दीजिए आपके नोटबुक में। कंसिडर अ सर्कल, सेंटर O है। ओके, तो सर्कुलर मोशन की खासियत क्या होती है? यहाँ पे जो मोशन परफॉर्म हो रहा है ना, इट इज बीइंग परफॉर्म अलोंग द सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल। सर्कमफरेंस समझते हो? मतलब जो बॉर्डर है ना सर्कल का, इसके ऊपर डिस्टेंस कवर किया जा रहा है। तो मैं कह सकता हूं जो सर्कमफरेंस है सर्कल का, फॉर एनी बॉडी परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन, जो सर्कमफरेंस होगा सर्कल का, दैट विल बी इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड बाय दैट बॉडी। बराबर, डिस्टेंस कवर्ड ये केस में क्या होगा? सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल। सही बात है। सो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों अलग चीजें होते हैं, आई नो। सो डिस्टेंस यहाँ पे देखना है, डिस्प्लेसमेंट नहीं, डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट क्यों नहीं हो मैं थोड़ी देर के बाद बताऊंगा। रेडियस कंसिडर कर लीजिए, R होगा। ओके, सो यहां से एक रफ डेफिनेशन भी पता चल गया सर्कुलर मोशन होता क्या है। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सर्कमफरेंस के अलोंग डिस्टेंस कवर करे तो हम उसको क्या बोलेंगे? सर्कुलर मोशन। एनी ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग द सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कल, मूविंग along the circumference of the circle is said to be performing circular motion। बराबर, सर्कुलर मोशन के एग्जाम्पल अगर आपको चाहिए तो काफी सिंपल एग्जाम्पल एक याद रखो कि अर्थ जो है सन के अराउंड रोटेट होता है, रिवॉल्व होता है, और रिवॉल्व होता है खुद के अराउंड, रोटेट होता है सन के अराउंड। सो वहां पे एक रोटेशनल मोशन या सर्कुलर मोशन का आपको एग्जाम्पल मिल गया। मून अर्थ के अराउंड घूमता है, वहां पे एक सर्कुलर मोशन का एग्जाम्पल मिल गया। दूसरा एग्जाम्पल आप क्या ले सकते हो कि मान लो एक धागा है, उस धागे के एंड पे आपने एक छोटा सा पत्थर बांधा हुआ है और आप उसको घुमा रहे हो धागे को, तो वहां पे एक सर्कुलर मोशन क्रिएट हो गया। राइट, तो ये कुछ बेसिक एग्जाम्पल्स हो गए। तो यहाँ पे मजे की बात ये है, सर्कुलर मोशन को लेके दो पॉइंट्स आपको स्पेशल याद रखने हैं। वो ये है, जितने भी सर्कुलर मोशन होते हैं सबके सब एक्सेलरेटेड मोशन होते हैं। देयर इज ऑलवेज एक्सेलरेशन टू इट, तभी जाके सर्कुलर मोशन होगा। एक्सेलरेटेड मोशन होते हैं सबके सब सर्कुलर मोशन। ओके, दूसरी बात क्या याद रखनी है, ये कि पीरियोडिक होते हैं नेचर में। पीरियोडिक का मतलब है कि अगर एक पर्टिकुलर पॉइंट से मोशन स्टार्ट हुआ है, उसी पॉइंट पे वापस आएगा आफ्टर कंप्लीटिंग वन रेवोल्यूशन। सो मान लीजिए यहाँ पे पॉइंट ए है, पॉइंट ए से सर्कुलर मोशन शुरू हुआ है, जितना भी टाइम पीरियड लगेगा, जितना भी वक्त लगेगा एक राउंड कंप्लीट करने के लिए, और राउंड कंप्लीट करके जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है वापस पॉइंट ए पे ही पहुंचेगा। राइट, इसीलिए मैंने कहा था थोड़ी देर पहले कि हम डिस्प्लेसमेंट नहीं काउंट करें, हम डिस्टेंस कवर्ड काउंट कर रहे हैं अलोंग द सर्कमफरेंस। बिकॉज डिस्प्लेसमेंट के डेफिनेशन से अगर आप जाओ, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे जो ब्लू लाइन बनाई है ना ए और बी के बीच में, ये डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। वेरएज अगर मैं डिस्टेंस देखने जाऊँ तो ये कर्व्ड पाथ जो है ये डिस्टेंस कहलाएगा। ओके, डिफरेंस समझ में आया डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का? बताओ कमेंट सेक्शन में बताओ। अगर डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का डिफरेंस नहीं पता है तो भाई थोड़ी रिवीजन की जरूरत है। 10th की बुक खोलो, रिवाइज करो, फिर ये वीडियो पे आना। ओके, आगे बढ़ते हैं। एक तो एक्सेलरेटेड मोशन होगा, पीरियोडिक मोशन होगा। नाउ लेट्स स्टार्ट टॉकिंग अबाउट वेरियस टर्म्स इन सर्कुलर मोशन।
जैसे हमने स्ट्रेट लाइन में सीखा था, डिस्टेंस कवर्ड होता है, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस सेम होते हैं स्ट्रेट लाइन में, वेलोसिटी होता है, एक्सेलरेशन होता है। वैसे सर्कुलर मोशन में सब कुछ एंगुलर लग जाएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन, तीनों 1 बाय 1 लिखेंगे एक नया डायग्राम के साथ। ओके, आई ड्रॉ वन मोर डायग्राम, उसको अलग ही रिप्रेजेंट करता हूं, एक ही डायग्राम में खिचड़ी नहीं बनाएंगे। डायग्राम सही से बन गया। ओके, तो मान लीजिए सर्कुलर मोशन परफॉर्म हो रहा है, रेडियस आर है, या फिर जो रेडियस है सर्कल का, सर्कुलर मोशन का, सर्कुलर पाथ का, वो आर है। पॉइंट ओ से सर्कुलर मोशन स्टार्ट हो गया है, पॉइंट ओ से सर्कुलर मोशन स्टार्ट हुआ। आफ्टर सम टाइम हमने चेक किया कि कितना सर्कुलर मोशन हुआ है टिल पॉइंट ए। द ऑब्जेक्ट हैज मूव्ड फ्रॉम पॉइंट ओ टिल पॉइंट ए। ओके, इतना मूव हुआ है हमारा ऑब्जेक्ट। सो यहाँ पे अगर मुझे डिस्टेंस कवर्ड देखना है वो तो ठीक है, आर्क से पता चल जाएगा, लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट गिनना है तो यहाँ पे एंगल के साथ हम डिस्प्लेसमेंट गिनते हैं, दैट इज थीटा। यहाँ पे जो थीटा होता है ना, ये होता है आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज गिवन बाय थीटा। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमेशा थीटा से कंसिडर किया जाएगा, ठीक है, सिंपल बात। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट में क्या फर्क है? तो यहाँ पे O2A जो आर्क के अलोंग डिस्टेंस कवर किया गया है या डिस्प्लेसमेंट हुआ है आर्क के अलोंग, उसको S ले लीजिए। तो वो केस में हम लोग क्या बोल सकते हैं कि S इज इक्वल टू आर थीटा। नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? रेडियस गुना थीटा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमेशा किस में गिना जाता है? रेडियन। थीटा इज ऑलवेज इन रेडियंस। एसआई यूनिट पता चल गया क्या होता है? रेडियन होता है। ओके, अगर आपको पता नहीं कि डिग्री से रेडियन कैसे चेंज करते हैं तो मेरी वीडियो देखो चैनल पे, अभी रफली बता रहा हूँ। मान लीजिए डिग्री आपको से 60 डिग्री दिया गया, मुझे इसको रेडियन में बदलना है एंगल को, तो पाई बाय 180 से आपको मल्टीप्लाई करना है, कैंसिल करो, पाई बाय 3 रेडियन आंसर आएगा, ठीक है। ये एक एग्जाम्पल के फॉर्म में आप नोट कर सकते हैं। और अगर रेडियन टू डिग्री कन्वर्ट करना है तो रेडियन आपको दिया हुआ है, मान लीजिए अभी पाई बाय 2 रेडियन आपके पास थीटा है, इसको आपको कन्वर्ट करना है किसमें? डिग्री में। तो उल्टा काम करना है, 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई करना है। पाई और पाई कैंसिल, 2 और 180 कैंसिल, कितना बचा? 90 बचा, बराबर। तो अब ये डिग्री में आंसर आ गया। कन्वर्जन समझ में आया? डिग्री टू रेडियन, रेडियन टू डिग्री, सिंपल बात। ओके, सो रेडियन आ गया हमारे पास, सॉरी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पता चल गया क्या है। और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता क्या? इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी, याद रखना, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ओके, चलो ये बात ही क्लियर है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ गई तो एंगुलर वेलोसिटी क्यों पीछे रहे? एंगुलर वेलोसिटी भी निकाल लेते हैं, लगे हाथ। व्हाट इज एंगुलर वेलोसिटी? इट इज गिवन बाय ओमेगा। एंगुलर वेलोसिटी को किससे लिखते हैं? ओमेगा की तरह, ऐसे थोड़ा स्टाइलिश डब्ल्यू। ओके, ये थोड़ा स्टाइलिश डब्ल्यू है, लिखने में डब्ल्यू मत लिख देना, थोड़ा स्टाइलिश है, ये ऐसा कर्वी है, ठीक है, ओमेगा। नाउ आई जस्ट मूव द स्क्रीन डाउन। ओके, परफेक्ट। तो एंगुलर वेलोसिटी के बारे में दो बातें। एंगुलर वेलोसिटी कैसे आया? एंगुलर वेलोसिटी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड करके आया। सो बाय डेफिनेशन अगर हम लोग जाए, एंगुलर वेलोसिटी इज डिफाइंड एज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा पर यूनिट टाइम, बराबर। कितने वक्त में कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ, ये हमें एंगुलर वेलोसिटी बताएगा, ठीक है। तो डेफिनेशन से ही फॉर्मूला बनाने आना चाहिए, बाय हार्ट करने वाला काम है ही नहीं यहाँ पे। सो एंगुलर वेलोसिटी जो है हमारा, दैट इज नथिंग बट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, बराबर। फॉर्मूला आप लिख दीजिए, ओमेगा इज इक्वल्स टू थीटा बाय टी। ओके, ओमेगा इज इक्वल टू थीटा बाय टी, ठीक है, बढ़िया एकदम, ये आ गया। तो यहाँ पे यूनिट क्या होगा? थीटा रेडियन होता है, टी जो है सेकंड होता है, तो ऐसा यूनिट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी क्या हो गया? ऐसा यूनिट होगा रेडियन पर सेकंड, बराबर। जैसे स्ट्रेट लाइन में क्या होता था? मीटर पर सेकंड होता था, यहाँ पे होगा रेडियन पर सेकंड, ऐसा यूनिट, ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी के हम और फॉर्मूलाज देखेंगे आगे। ओके,
जैसे हमने अभी इसका फॉर्मूला देखा था, क्या कहते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का, वैसे एंगुलर वेलोसिटी के लिए भी हम और बहुत सारे फॉर्मूलाज आगे देखेंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं विद एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन समझाने के लिए एंगुलर वेलोसिटी का कोई टेंशन नहीं है, जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसी डायरेक्शन में एंगुलर वेलोसिटी होगी, ठीक है। अभी मान लीजिए एंगुलर एक्सेलरेशन का केस थोड़ा पेचीदा है, इसके लिए आपको चाहिए रहेगा राइट हैंड थंब रूल। एंगुलर एक्सेलरेशन का डायरेक्शन आपको जो है राइट हैंड थंब रूल से पता चलेगा, कैसे बताऊंगा अभी। एंगुलर एक्सेलरेशन हेडिंग डालते हुए, एंगुलर एक्सेलरेशन विल बी गिवन बाय अल्फा। इसका सिंबल क्या होता है, अल्फा, ओके। तो मान लीजिए सर्कुलर मोशन हो रहा है, एक्सिस ऑफ रोटेशन यहां पे है, जरा एक्सिस ऑफ रोटेशन बना दूं मैं, थोड़े ऐसे डिजाइनर चीजें अच्छी लगती है, डायग्राम के बिना फिजिक्स होता नहीं है, तो मेक श्योर यू ड्रॉ डायग्राम फॉर एवरीथिंग इन फिजिक्स, वरना समझेगा नहीं। तो ये थोड़ा हॉरिजॉन्टल बनाया मैंने सर्कल, ओवल नहीं बनाया, इसको 3D में विजुअलाइज करना है, समझना है कि जो सर्कुलर मोशन हो रहा है हॉरिजॉन्टल लेवल पे हो रहा है, ओके। सो एक्सिस ऑफ रोटेशन हमारा ये रहा, जो सेंटर से पास हो रहा है सर्कल के, सही बात है। ऑब्जेक्ट हमारा मूव हो रहा है फ्रॉम से पॉइंट ए टू पॉइंट बी, ओके, एंटी क्लॉकवाइज। जब एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होता है और अगर आप राइट हैंड थंब रूल लगाए, तो राइट हैंड थंब रूल का क्या फंडा होता है कि जिस डायरेक्शन में रोटेशन हो रहा है उसी डायरेक्शन में आप आपकी उंगलियां घुमा दो, तो जो थंब का डायरेक्शन होगा वो ऊपर की तरफ आएगा। करके देख लीजिए, यूज योर राइट हैंड, let your fingers show the direction of angular velocity omega. In that case, you will get the direction for angular acceleration alpha. अगर रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज है तो एंगुलर एक्सेलरेशन का डायरेक्शन ऊपर की तरफ होगा। वही चीज अगर मान लीजिए रोटेशन उल्टा है, क्लॉकवाइज रोटेशन है, दिस इज क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज रोटेशन है, तो जो हाथ है आपका उल्टा रखना पड़ेगा थोड़ा, थंब विल बी डाउन, ओके। रफ डायग्राम बना रहा हूँ हाथ का, ठीक है, नीचे की तरफ होगा, ये थंब समझ लो यार, काफी डिजाइनर थंब बन गया है यहाँ पे, बट ठीक है समझ लो। अल्फा नीचे की तरफ होगा, तो ऊपर की तरफ प्लस अल्फा डायरेक्शन, नीचे की तरफ नेगेटिव अल्फा। तो अल्फा भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, जैसे हमारा ओमेगा वेक्टर क्वांटिटी है, वैसे अल्फा भी वेक्टर क्वांटिटी है। ओमेगा का भी दो डायरेक्शन है ना, एक एंटी क्लॉकवाइज एक क्लॉकवाइज, डायरेक्शन जहाँ पे आया वेक्टर बन गया, ठीक है, क्लियर। राइट हैंड थंब रूल लगाना सीख गए, सो डायरेक्शन डिपेंड्स ऑन राइट हैंड थंब रूल, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि सॉल्व करते वक्त प्लस माइनस का गड़बड़ मत करना। राइट हैंड थंब रूल के यूज से आपको एंगुलर एक्सेलरेशन का डायरेक्शन पता चलेगा। एंड व्हाट इज एंगुलर एक्सेलरेशन, अगर मैं बाय डेफिनेशन जाऊं, सिंपल डेफिनेशन होता है, इज डिफाइंड एज चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, change in angular velocity per unit time, ठीक है। तो अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा बाई टी लिख सकता हूं ना, सिंपल, राइट। इसका यूनिट क्या होगा, ऐसा यूनिट ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा विल बी रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, विल बी व्हाट, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, ओके। चलिए ये बातें क्लियर है। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, राइट हैंड थंब रूल याद रखना। राइट हैंड थंब रूल क्या है, किसको याद नहीं है बच्चों, जरा 10th का बुक खोल के देखो। राइट हैंड थंब रूल हमने उसमें इलेक्ट्रिक करंट वाले चैप्टर में किया था, 10th एसएससी बोर्ड में, ओके। सो आई एक्सपेक्ट यू टू रिमेंबर दैट। तो मेरी एक उम्मीद है कि आपको याद रहे, नहीं याद है तो भाई बर्बाद हो चुके हो तुम, याद कर लो जरा, ठीक है। नीचे की तरफ होगा अल्फा, अगर रोटेशन क्लॉकवाइज है, तो एंटी क्लॉकवाइज है तो ऊपर की तरफ। एक काम कर देता हूँ, वो भी लिख देता हूँ स्क्रीन पे, ताकि आप लोग नोट कर सके, नहीं तो याद नहीं रहेगा ना। सो व्हेन ओमेगा इज एंटी क्लॉकवाइज,
अल्फा इज अपवर्ड्स, एंगुलर एक्सेलरेशन जो है हमारा अल्फा वो ऊपर की तरफ होगा, और जब हमारा ओमेगा क्लॉकवाइज होगा, व्हेन ओमेगा इज क्लॉकवाइज, रोटेशन क्लॉकवाइज होता है, तब क्या होगा, अल्फा इज डाउनवर्ड्स, अल्फा इज व्हाट, डाउनवर्ड्स, ठीक है, नीचे की तरफ होगा। सिंपल सी बात, ठीक है। चलो इतनी बातें क्लियर है। अभी हम आगे क्या करेंगे, लेट्स मूव अहेड टू लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी का रिलेशन। उसके पहले एक छोटी सी बात बता देता हूँ, सर्कुलर मोशन भी दो टाइप के हो सकते हैं। सर्कुलर मोशन जो है उसमें भी दो टाइप हो सकते हैं, दो प्रकार हो सकते हैं। कौन से प्रकार है वो, एक होगा नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। जब मैं कहता हूं नॉन यूनिफॉर्म, तभी आपको समझ में आ गया रहेगा इसमें क्या नहीं होगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन नहीं होगा। ओके, मतलब यहाँ पे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन चेंजेस विद टाइम, नॉट कांस्टेंट, या फिर वेलोसिटी बोल सकते हो, स्पीड बोल सकते हो, नॉट कांस्टेंट। तो स्पीड इज नॉट कांस्टेंट, वेरिएशन होता है काफी स्पीड में, बिकॉज एक्सेलरेशन भी काफी वेरी होगा, तो ऐसे केस में नॉन यूनिफॉर्म कहलाएगा। फिर एक टाइप आएगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म हम स्टडी करने वाले, ज्यादा फोकस हमारा यूनिफॉर्म पे रहेगा। ओके, यूनिफॉर्म में क्या होगा, स्पीड जो है कांस्टेंट स्पीड के साथ चल रहा है। सो अगर स्पीड कांस्टेंट है मतलब अल्फा जीरो होना चाहिए, एंगुलर एक्सेलरेशन जीरो होना चाहिए, सही बात है, ठीक है। तो अभी 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा टेंशन नहीं लेना, क्योंकि जो सम्स आएंगे ना, यूनिफॉर्म के ऊपर ज्यादा सम्स होंगे, नॉन यूनिफॉर्म के ऊपर कम होंगे। अगर नॉन यूनिफॉर्म आपको सॉल्व करना है ना सम्स, तो डिफरेंशिएशन का यूज करना पड़ेगा इधर। आगे हम लोग आगे के लेक्चर्स में देखेंगे ये कि नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के सम्स हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग डिफरेंशिएशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, नो टेंशन, डायरेक्ट फॉर्मूला। ओके, डायरेक्ट फॉर्मूला आपको यूज करना है। यहाँ पे डिफरेंशिएशन क्यों लगेगा नॉन यूनिफॉर्म में, बिकॉज जो सर्कुलर मोशन के फंक्शन होंगे वो इन टर्म्स ऑफ टाइम दिए रहेंगे, एज फंक्शन ऑफ टाइम। जैसे ओमेगा इन टर्म्स ऑफ टाइम दे दिया, या अल्फा इन टर्म्स ऑफ टाइम दे दिया, और आपको बाकी की चीजें कैलकुलेट करके निकालनी होगी। ओके, सो आई होप इट्स क्लियर। ज्यादा कंफ्यूज मत होना, बस यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म ये दो चीजें याद रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी आज की क्लास का सेकंड टॉपिक ये हो गया अबाउट बेसिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, ठीक है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन, ये तीन चीजें देखी हमने। ओके, अभी आगे क्या करना है, विल गेट अ रिलेशन बिटवीन टू थिंग्स, रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी। लीनियर वेलोसिटी मतलब अपना पुराना वाला जो स्ट्रेट लाइन मोशन में यूज होता था, v, उसके बीच में और इसके बीच में क्या रिश्ता है जरा देखते हैं। जस्ट अ मिनट, थोड़ा सही कर लो इसको, बढ़िया, परफेक्ट। रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी, दोनों को समझना। तो रिलेशन ये है, जो लीनियर वेलोसिटी होती है ना, वो हमेशा रेडियस मल्टीप्लाइड बाय, क्रॉस मल्टीप्लाइड बाय, ये क्रॉस प्रोडक्ट है, वेक्टर्स वाला क्रॉस प्रोडक्ट, क्योंकि दोनों वेक्टर क्वांटिटीज होंगी हमारी, मल्टीप्लाइड बाय एंगुलर वेलोसिटी होगा। ओके, वेक्टर्स से अगर हम रिप्रेजेंट करें तो v इज इक्वल टू आर बार क्रॉस ओमेगा बार। ओके सर, लेकिन वेक्टर्स में अभी हम कैसे अप्लाई करें, हर जगह वेक्टर निकालते बैठना पड़ेगा, प्रॉब्लम होगा। इसका आप स्केलार में एक इक्वेशन बना के दो। तो इसको स्केलार में कैसे कन्वर्ट करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट को, बाय डेफिनेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, मॉड ऑफ वी बार इज इक्वल टू मॉड ऑफ आर बार मॉड ऑफ ओमेगा बार। मॉड मतलब मैग्नीट्यूड, सॉरी मॉड बोलने की आदत पड़ गई, बट कहने का मतलब है मैग्नीट्यूड ऑफ वी बार, मैग्नीट्यूड ऑफ आर बार, मैग्नीट्यूड ऑफ ओमेगा बार और साइन थीटा, राइट। यही डेफिनेशन है क्रॉस प्रोडक्ट का। वेक्टर्स 11th में सिखाया था, मैथमेटिकल मेथड्स चैप्टर 2। ओके, जिनको याद नहीं है जरा कर लो, काम आएगा। नाउ यहाँ पे साइन थीटा का कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। फिर से एक सर्कल लेते हैं। ओके, ये सर्कल रोटेट हो रहा है, चलो अच्छी बात है, रेडियस आर है। लीनियर वेलोसिटी जो होती है हमेशा टैंजेंशियल होती है सर्कल को, पता। जो भी लीनियर वेलोसिटी का डायरेक्शन होता है ना, इट इज ऑलवेज टैंजेंशियल टू द रेडियस। और जो टैंजेंट होता है ना,
उसकी खासियत क्या है, बताओ उसकी खासियत क्या है? इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। ओके, जो लीनियर वेलोसिटी है इट इज टैंजेंशियल टू रेडियस, इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू रेडियस 90 डिग्री। मतलब यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी होगी 90। सो अगर थीटा की वैल्यू है 90 डिग्री तो साइन 90 कितना होगा, साइन 90 की वैल्यू होगी 1। तो यहाँ पे डाल दो 1, खत्म, गेम ओवर। चलो, बहुत ही सिंपल इक्वेशन आ गया अभी हमारे पास। हम ये हर जगह पे यूज करेंगे, v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा। डायरेक्टली आप मैग्नीट्यूड पुट इन कर दो यहाँ पे फॉर्मूला में, और लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में खेल सकते हो अगर रेडियस की वैल्यू पता है तो। ठीक है, क्या यही लॉजिक हम बाकी क्वांटिटीज के ऊपर लगा सकते हैं? ओके यस, बाकी क्वांटिटीज के ऊपर भी आप सेम लॉजिक लगा सकते हो। जैसे लीनियर डिस्प्लेसमेंट, सिमिलरली जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट होगा that will always be radius multiplied by angular displacement. ओके, मतलब s लीनियर डिस्प्लेसमेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं s से, रेडियस r थीटा। यही फॉर्मूला मैंने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के वक्त पे लिखाया था, वही फॉर्मूला है, उसका लॉजिक समझ में आ गया अभी। वैसे ही लीनियर एक्सेलरेशन a, लीनियर एक्सेलरेशन, उसके लिए भी फॉर्मूला प्रकट करेंगे, रेडियस मल्टीप्लाइड बाय एंगुलर एक्सेलरेशन, राइट। चलो, उसके लिए भी फॉर्मूला प्रकट हो गया, a इज इक्वल्स टू आर एल्फा। करेक्ट, सॉर्टेड एकदम। चलो, ये 3 फॉर्मूला लिख लो, ये 3 फॉर्मूला हमारे काफी काम आएंगे आगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी। ठीक है, चलो इतना नोट हो गया, आगे बढ़ते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर चैनल पे नए हो तो। अरे हाँ, एक और बात तो मैं भूल ही गया, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, वहां पे जाके चैनल ज्वाइन कर लो। नोट्स वगैरह जो भी रहेंगे मेरे पास, आई विल कीप शेयरिंग विद यू। ओके, चलो, आफ्टर दिस विल स्टार्ट विद पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। व्हाट इज टाइम पीरियड? एक कंप्लीट सर्कुलर मोशन खत्म करने के लिए, एक सर्कम्फरेंस, वन सर्कम्फरेंस दैट इज 2 पाई आर, डिस्टेंस कवर करने के लिए जितना वक्त लगता है उसको बोला जाता है टाइम पीरियड। एकदम सिंपल वे में समझेंगे, कॉम्प्लिकेशन नहीं करना है, डेफिनेशन है बराबर है, बट डेफिनेशन को समझ के पढ़ो, फॉर्मूला अपने आप याद रहेंगे। चलिए, मान लीजिए फिर से एक सर्कल लिया हमने, डायग्राम आपको भी ड्रॉ करना है व्हेन यू आर लिसनिंग टू द लेक्चर एंड मेकिंग योर नोट्स। खाली बैठ के सुन के मतलब नहीं है, जब लेक्चर देख रहे हो नोट्स बनाओ तभी फायदा होगा। रेडियस आर, पॉइंट ओ, पॉइंट ए। ओके, पॉइंट ए से रोटेशन चालू होगा, एंड जब एक पूरा राउंड खत्म हो जाता है अराउंड द सर्कल, पूरा सर्कम्फरेंस कवर हो जाता है, द ऑब्जेक्ट कम्स बैक टू पॉइंट ए। इसमें जितना टाइम लगा ना, दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। ओके, तो टाइम पीरियड को मैं कैसे डिफाइन कर सकता हूँ? टाइम पीरियड इज बेसिकली सर्कम्फरेंस ऑफ द सर्कल, राइट। एक सर्कम्फरेंस है, एक बार कवर हुआ है, तो सर्कम्फरेंस कवर्ड वंस डिवाइडेड बाय स्पीड, लीनियर वेलोसिटी आएगी यहाँ पे, लीनियर वेलोसिटी, सही बात है, विल काउंट लीनियर वेलोसिटी, सो दैट विल बी 2 पाई आर डिवाइडेड बाय v। कैपिटल टी ले लो टाइम पीरियड को, इसमें कुछ और मॉडिफिकेशन कर सकते हो जरूर। अभी हमने कुछ देर पहले एक फॉर्मूला निकाला था, v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा। सो कैन आई से 1 बाय ओमेगा इज इक्वल्स टू आर बाय v? यस, आई कैन से दैट। तो यहाँ पे r बाय v आपको दिख रहा है, उसकी जगह पे क्या लिखेंगे? 1 बाय ओमेगा। सो इट विल बिकम टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा। गॉट इट? सिंपल। टाइम पीरियड कैसे निकालना है? 2 पाई, थीटा की वैल्यू कितनी होगी एक रोटेशन पे? थीटा की वैल्यू होगी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की 2 पाई डिवाइडेड बाय एंगुलर वेलोसिटी, राइट। तो इसका एक और फॉर्मूला क्या हो गया? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो ये वाले केस में थीटा इज इक्वल टू 2 पाई है, डिवाइडेड बाय एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा।
ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट टाइम पीरियड, दिस इज ऑल अबाउट टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी दुनिया की सबसे आसान चीज है, बताता हूँ क्यों। जब आपको टाइम पीरियड मिल गया ना, वहां पे बोलते हैं ना, एक टिकट पे दो लोग पिक्चर देखने जाते हैं, वैसा सीन है। टाइम पीरियड आ गया तो उसके पीछे पीछे फ्रीक्वेंसी भी आ गया। कैसे? बस इसको पलट दो, रेसिप्रोकल ले लो। फ्रीक्वेंसी की कहानी है ये, पूरे फिजिक्स में फ्रीक्वेंसी ऐसा ही है। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 बाय टाइम पीरियड। ओके, टाइम पीरियड को आपको पलटना है, रेसिप्रोकल लेना है टाइम पीरियड का, वही फ्रीक्वेंसी हो गया। अच्छा हाँ, इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल एन, फ्रीक्वेंसी इज डिनोटेड बाय स्मॉल एन। तो जरा इसको सही से लिखेंगे तो एन इज इक्वल टू 1/T, 1/T। ओके, फ्रीक्वेंसी का ये मीनिंग हो गया कि कितने राउंड्स कंप्लीट हो रहे हैं 1 सेकेंड में, हाउ मच डिस्टेंस इज बीइंग कवर्ड इन 1 सेकेंड, पर सेकेंड काउंट होता है, इसलिए 1/T किया जाता है। रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड लिया जाता है। टाइम पीरियड का तो आपको पता ही है, एसआई यूनिट क्या होगा, सेकेंड्स होगा। ओके, फ्रीक्वेंसी का एसआई यूनिट क्या होगा, पर सेकेंड होगा, इट विल बी पर सेकेंड, या फिर आप इसको बोल सकते हो हर्ट्स। ये पूरे फिजिक्स में, ऑसिलेशंस में भी आपको हर जगह दिखेगा, जहां टाइम पीरियड आया वहां फ्रीक्वेंसी निकालिए। ओके, तो जब भी टाइम पीरियड मिलता है तो लगे हाथ फ्रीक्वेंसी भी निकाल लो। चलो ये नोट कर लो आप लोग, वीडियो को पॉज करके, फिर आगे बढ़ते हैं। इसके बाद लास्ट दो टॉपिक बचते हैं हमारे, जो है सेंट्रीपेटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये सब थियोरी में समझा रहा हूँ, लेकिन इसके साथ ना टेक्स्ट बुक की रीडिंग भी जरूरी है। सो भले ही आप ये समझ रहे हो कौन सा फॉर्मूला कैसे आया वीडियो देख के, टेक्स्ट बुक जरा खोल के रीड जरूर करना। खाली वीडियो देख के बातें नहीं बनेंगी, वीडियो देख के आप लिख नहीं पाओगे। समझ सकते हो बातों को, लेकिन लिखने की प्रैक्टिस तभी होगी जब बहुत बार रीडिंग की प्रैक्टिस हुई है और बहुत बार प्रीलिम लिखे होंगे आपने। तो टेक योर प्रीलिम सीरियसली। बहुत बच्चे बोल रहे हैं कि सर ओमनिकॉन का केस है, ओमनिकॉन के केसेस आ रहे हैं, तो शायद बोर्ड ये साल भी कैंसिल होगा। मुझे नहीं लगता कि कैंसिल होगा। अगर कैंसिल करना होता तो वैक्सीनेशन चालू नहीं करते, वैक्सीनेशन स्टार्ट हो गया, मतलब थोड़ा बहुत डिले भी हुआ बोर्ड्स में तो कोई बात नहीं, एग्जाम तो इस बार करवा के रहेंगे, क्योंकि 2 साल से बिना बोर्ड्स के तुम लोग बच रहे हो यार। मतलब जो मजे हुए हैं ना बच्चों के, पूछो मत। कुछ बच्चों के तो 10th के बोर्ड्स गए, 11th, अभी 11th के बाद अभी 12th में, मतलब बोर्ड होता क्या उनको याद ही नहीं है, क्योंकि 10th में बोर्ड के लिए अपीयर ही नहीं हुए। राइट, वो कहते हैं ना, डर ही नहीं है बोर्ड्स का। थोड़ा डर होना चाहिए, तभी तुम पढ़ोगे, नहीं तो भाई हवा में ही रहोगे। सेंट्रीपेटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, चलो ज्ञान बाद में बांटते, पहले सम्स करते, ओ सॉरी थियरी करते। सेंट्रीपेटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सर ये नाम ऐसे क्यों कंफ्यूजिंग नाम है बड़े, फ्यूगल क्या होता है और पेटल क्या होता है, यहाँ पे जरा समझते हैं। फ्यूगल का क्या मतलब होता है और पेटल का क्या मतलब होता है। ओके, सेंट्री सेंट्री कॉमन ले लो, फ्यूगल और पेटल अलग अलग बात है, बराबर। तो इससे जरा समझेंगे दोनों क्या है। वेनेवर आई से सेंट्रीपेटल, ये जो वर्ड है ना सेंट्रीपेटल, इसका मतलब होता है सेंटर सीकिंग। ओके, सेंटर सीकिंग मतलब वो फोर्स जो किसी भी ऑब्जेक्ट को जो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है उस सर्कुलर पाथ के सेंटर की तरफ खींचेगा। ओके, और सेंट्रीफ्यूगल क्या होगा, ऑपोजिट टू सेंट्रीपेटल, अभी याद रहेगा। ओके, पेटल मतलब सेंटर के पास में, फ्यूगल मतलब सेंटर से दूर हो गया ना, अवे फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, सिंपल सी बात है। ऑपोजिट होगा सेंट्रीपेटल का। तो इन दोनों में से एक फोर्स है ना इमेजिनरी फोर्स होता है, या उसको हम बोलते हैं सूडो फोर्स। ओके, एक्चुअल में ये फोर्स एग्जिस्ट नहीं करता, हम कंसिडर करते हैं ताकि न्यूटन की जो थर्ड लॉ है वो बैलेंस हो जाए। ओके, सेंट्रीपेटल फोर्स इज द रियल फोर्स, whereas सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज द स्यूडो फोर्स। स्यूडो मतलब एक्चुअली ये रहता नहीं है, बट हम कंसिडर कर लेते हैं बैलेंसिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, इसके लिए एक रफ डायग्राम जरूर बनाना है। ले लो भाई अपने हथियार, ले लो राउंडर वगैरह, रंगोली बनाते चलो।
दिस इज अ सर्कल, पॉइंट ओ, ले लीजिए ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, पॉइंट पी पे ऑब्जेक्ट है, पॉइंट पी से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सर्कुलर मोशन परफॉर्म हो रहा है विथ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। तो ये जो ऑब्जेक्ट है पॉइंट पी पे, ये सेंटर की तरफ खिंचाव महसूस करेगा, जिसे हम कहेंगे सेंट्रीपेटल फोर्स, FCP, सेंट्रीपेटल फोर्स। लेकिन इसको बैलेंस करने के लिए देयर हैज टू बी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, राइट, विच इज अ स्यूडो फोर्स। ये जो होता है ना सेंट्रीफ्यूगल, जो बाहर की तरफ का होता है, CF लिखा है मतलब सेंट्रीफ्यूगल, CP लिखा है मतलब सेंट्रीपेटल, उतना आपको समझ में आ गया। ये जो होता है ना CF, सेंट्रीफ्यूगल, दिस इज अ स्यूडो फोर्स, एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है, हाँ भाई, नाराज रहते हैं हमेशा। सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपेटल अगर वेक्टर्स के हिसाब से देखा जाए ऑपोजिट टू ईच अदर है। ऑपोजिट टू ईच अदर मतलब FCF इज इक्वल टू नेगेटिव FCP वेक्टोरियली, ओके। लेकिन फॉर्मूला दोनों का सेम है, डायरेक्शन अलग है, लेकिन फॉर्मूला वाइज दोनों सेम होंगे तभी तो बैलेंस होगा, राइट। फॉर्मूला वाइज दोनों सेम होंगे तभी तो बैलेंस होगा। मान लो रेडियस सर्कल का कितना है, R है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपेटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, क्या मैग्नीट्यूड होगा इसका? इट विल बी इक्वल टू mv² बाय r, ये एक फॉर्मूला है। अभी इसमें मॉडिफिकेशन देखो मैं कैसा करता हूँ। v की जगह पे हम लोग फॉर्मूला लगा देंगे किसका? एंगुलर वेलोसिटी का, जो हमने अभी निकाला था r ओमेगा वाला। v इज इक्वल्स टू r ओमेगा सब्सटीट्यूट कर दो, अगला फॉर्मूला बनेगा mr² ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय r, कैंसिल इट, क्या बचता है? mr ओमेगा स्क्वायर, ये बन गया। तो ये दो फॉर्मूला जरा ज्यादा यूज होते हैं, तो इनको जरा अच्छे से याद रखना। और एक तीसरा फॉर्मूला बना सकते हैं क्या हम लोग? आई थिंक बना सकते हैं, यस, यही से बनाएंगे। यहां से मैं एक तीसरा फॉर्मूला बनाऊंगा, देखो v इक्वल्स टू r ओमेगा पता है, तो v बाय r इज इक्वल टू ओमेगा लिख सकते हो, ओके। तो v स्क्वायर ऊपर नीचे एक सिंगल r है, उसकी जगह पे आप ओमेगा लिख दो। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स या सेंट्रीपेटल फोर्स, इसका मैग्नीट्यूड क्या बनता है? इट इज इक्वल टू mv ओमेगा, ये भी एक फॉर्मूला है। टोटल 3 फॉर्मूला हमने देखे सेंट्रीपेटल फोर्स या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के लिए। तो एज पर गिवन डेटा इन द न्यूमेरिकल, आपको इसमें से एक फॉर्मूला पिकअप करना है जो कंफर्टेबल हो और सॉल्व करना है क्विकली, ठीक है। दैट्स इट। रिजल्टेंट क्या होगा? मान लीजिए अभी यहाँ पे कोई और फोर्स भी है, दोनों फोर्सेस है, इसके अलावा और कोई फोर्स है और मुझे रिजल्टेंट निकालना है। तो रिजल्टेंट कैसे निकालोगे? रिजल्टेंट फोर्स इन सर्कुलर मोशन, okay, it will always be equal to नेगेटिव m ओमेगा स्क्वायर r, ओके। नेगेटिव क्यों? डायरेक्शन लिया मैंने, ओके। तो रियल फोर्सेस का समीशन करना है, जितने भी रियल फोर्सेस है उनको आप ऐड कर दो, ओके, प्लस mr ओमेगा स्क्वायर तो रहेगा, इन सबको ऐड करोगे तो 0 आना चाहिए, इतना याद रखना। जितने भी रियल फोर्सेस है और सेंट्रीपेटल फोर्स हमारा, इसको ऐड करोगे तो हमेशा 0 आएगा वेक्टर्स के हिसाब से, ठीक है, r बार, ओके। ओमेगा स्क्वायर उसके आगे लिखना चाहिए एज पर फिजिक्स के रूल्स, कांस्टेंट आगे फिर वेक्टर लिखते हैं, बट ठीक है अभी गलती से, ठीक है यार, करेक्ट कर लेता हूँ, लास्ट में आके ऐसे गिल्ट में नहीं जाना। m ओमेगा स्क्वायर r बार, ओके। रियल फोर्सेस प्लस सेंट्रीपेटल फोर्स एज पर वेक्टर शुड बी इक्वल टू 0। चलो बढ़िया, दैट्स इट गाइस। आज की क्लास में जो कवर करने थे बेसिक टॉपिक्स हमने कवर किए। नेक्स्ट क्लास में वी विल स्टार्ट विद एप्लीकेशन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ओके, जिसके अंदर व्हीकल अलोंग हॉरिजॉन्टल ट्रैक होगा, बैंक रोड्स के कॉन्सेप्ट होंगे, वॉल ऑफ डेथ का भी कॉन्सेप्ट होगा, ओके। सो नेक्स्ट क्लास जरूर अटेंड करना। ये क्लास अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करके जाना चैनल पे। अगली क्लास में मिलता है। थैंक यू सो मच। चलो बाय।